सेजल ने अपनी छोटी बहन को व्हाट्सएप से एक स्क्रीनशॉट भेजकर मैसेज किया, जिसमें उसकी न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने की बातचीत थी। यही नहीं, उसने स्टेटस भी लगाया था कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। बहन के मोबाइल पर स्टेटस और उसके द्वारा भेजा गया मैसेज देखकर छोटी बहन ने तुरंत सेजल से बात की थी। तब सेजल ने बताया था कि कुछ दिनों पहले उसने बैंक लोन की जानकारी के लिए अपने मोबाइल में कैश माया ऐप डाउनलोड किया था। उसी समय उसने ऐप की सारी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली थी। इसके बाद उसके फ़ोन ने एक्सेस दे दिया था। कहने का मतलब यह है कि इस तरह उसका फ़ोन हैक हो गया था। इसके कुछ दिनों बाद उसके व्हाट्सएप पर उसकी न्यूड फोटो भेजकर धमकी दी गई थी कि अगर उसने जितने पैसे मांगे जा रहे हैं उतने पैसे नहीं दिए तो उसका ये फोटो उसके सभी रिश्तेदारों और मित्रों को तो भेज ही दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया जाएगा। अपने न्यूड फोटो देखकर सेजल घबरा गई थी। उसने कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे मांगने वालों को करीब 45,500 रुपये भेज चुकी थी, पर वे तो अभी भी पैसे की मांग कर रहे थे। गुजरात का सूरत शहर शादियों के लिए जाना जाता है। यहाँ शादियाँ तैयार करने के लिए छोटी छोटी तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, इसलिए पूरे देश से लोग यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। अपनी नौकरी की वजह से ही मूल रूप से गुजरात के कोसंबा के रहने वाले दौलत भाई परमार का 25 साल पहले सूरत तबादला हुआ तो फिर वह यहीं के होकर रह गए थे। वह इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करते थे। सूरत के ही जहांगीरपुरा में उन्होंने अपना मकान बना लिया था, जहां वह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी जागृतिबेन के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा था। दौलत भाई के बच्चों में सेजल सबसे बड़ी थी। बड़ी होने की वजह से मम्मी पापा की लाडली थी। फिर वह पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, इसलिए मम्मी पापा उसे जान से ज़्यादा प्यार करते थे। सेजल ने वनिता विश्राम स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। 12वीं में उसकी स्कूल में तीसरी रैंक आई थी। इसके बाद उसने नवयुग कॉलेज से बीएससी किया। सेजल इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी कि कॉलेज में उसकी पहली रैंक आई थी। इसके बाद उसने वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में एमएससी किया, जहां उसकी 2nd रैंक आई थी। अच्छी रैंक आने के कारण उसे इसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी। अपनी नौकरी करते हुए वह पीएचडी भी कर रही थी। पीएचडी का उसका 1 साल पूरा हो गया था। 14 मार्च को उसका पीएचडी का रिजल्ट आया, जिसमें वह पास हो गई थी। वह बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन ही उसकी खुशी उछू हो गई, क्योंकि ब्लैकमेलर ने उसके न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर मोटी धनराशि की मांग की। सेजल बहुत परेशान हो गई। उसने यह बात अपनी बहन को बताई तो छोटी बहन के कहने पर सेजल ने थाना रांदेर जाकर अपने ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने थाना रांदेर पुलिस को वे नंबर भी दिए थे जिनसे उसे मैसेज आ रहे थे। पता चला कि वे सभी नंबर पाकिस्तान की आईडी के थे। रेलवे लाइनों में मिली प्रोफेसर की लाश। उसी दिन यानी 15 मार्च को पिता दौलत भाई की नौकरी के 30 साल पूरे हुए थे, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने ऑफिस में तो मिठाई बांटी ही थी, सेजल के कहने पर वह घर भी मिठाई लेकर आए थे। घर में खुशी का माहौल था। सब ने साथ बैठकर मिठाई खाई थी। तब ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि सेजल परेशान है। उसने पिता से तो क्या, घर में छोटी बहन के अलावा किसी अन्य से भी अपने ब्लैकमेल होने के बारे में कोई बात नहीं की थी। खूबसूरत सेजल की बढ़िया नौकरी थी, वेतन भी अच्छा खासा था। वह घर से ही यूनिवर्सिटी जाती थी। 16 मार्च 2023 को भी सेजल सफ़ेद सलवार और सफ़ेद कुर्ता पहनकर यूनिवर्सिटी जाने के लिए उसी तरह घर से निकली थी जिस तरह रोजाना निकलती थी। पर उस दिन वह घर लौटकर नहीं आई। दोपहर के बाद उसके भाई हर्ष परमार के पास रेलवे पुलिस का फ़ोन आया कि वीर नर्मद दक्षिण यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर सेजल परमार ने उतरान और कोसाद रेलवे स्टेशन के बीच सौराष्ट्र एक्सप्रेस के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। ये खबर हर्ष ने जब घर वालों को बताया तो घर वालों पर तो आफत ही टूट पड़ी। पूरा परिवार बिलख बिलख कर रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। वजह जानकर सभी को दुख हुआ, क्योंकि सेजल ऐसी लड़की थी जो सबकी चहेती थी। खास रिश्तेदारों को भी सूचना दी गई। दौलत भाई ऑफिस में थे। सूचना पाते ही अपने कुछ सहयोगियों के साथ वह घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। इधर हर्ष अपनी मां, छोटी बहन, कुछ पड़ोसियों और नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। सब ने पहुंचकर लाश की शिनाख्त की। रेलवे पुलिस ने घटनास्थल की अपनी कार्रवाई पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए सूरत के सिविल अस्पताल भिजवा दिया। सेजल की आत्महत्या का मुकदमा रेलवे पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू की। सेजल के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था।
रेलवे थाना पुलिस को पूछताछ में पता चला कि 2 दिन पहले सेजल ने सूरत के थाना रांदेर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने लिखाया था कि कोई उसे न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूल रहा है। रेलवे पुलिस को जब पता चला कि यह ब्लैकमेलिंग का मामला है और इसकी रिपोर्ट पहले से ही थाना रांदेर में दर्ज है, तो उन्होंने सेजल की आत्महत्या का जो मुकदमा दर्ज किया था उसे थाना रांदेर को ट्रांसफ़र कर दिया। प्रोफेसर को ससुराल वाले क्यों करते थे टॉर्चर? थाना रांदेर के एसएचओ इंस्पेक्टर अतुल सोनारा इस मामले की जांच में लगे ही थे। उन्हें तो पहले से ही पता था कि यह ब्लैकमेलिंग का मामला है। उन्होंने घर वालों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि सेजल का विवाह 3 साल पहले 9 दिसंबर 2021 को सूरत के ही एक परिवार में हुआ था, पर उसका पति विवाह के 3 महीने बाद ही उस पर बदचलनी का आरोप लगाकर अस्पताल ले जाने के बहाने मायके छोड़ गया था। ससुराल वाले उस पर डिवोर्स के लिए दबाव डाल रहे थे। सास ने महिला थाने में सेजल पर चीटिंग का मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसके लिए सेजल को थाने जाकर बयान भी दर्ज कराना पड़ा था। इस तरह ससुराल वाले सेजल को प्रताड़ित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, पर मायके वालों ने सेजल को तनाव में नहीं आने दिया। सभी लोग हर तरह से उसका सहयोग कर रहे थे। वीर नर्मद दक्षिण यूनिवर्सिटी में उसे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल ही चुकी थी। वह 12 बजे तक एमएससी के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाती थी। उसके बाद अपनी पीएचडी की पढ़ाई करती थी। यूनिवर्सिटी वह अकेली ही आती जाती थी। वह अपने काम पर पूरा ध्यान दे रही थी, इसलिए ससुराल वालों के परेशान करने के बावजूद उसने कभी थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। डिवोर्स का भी मुकदमा इसलिए नहीं किया था कि उसे बार बार थाने या कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिससे उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। वह पढ़ाई पूरी करने के बाद डिवोर्स लेना चाहती थी। सेजल के घर वालों ने आरोप लगाया था कि यह सब सेजल के पति ने कराया होगा, क्योंकि वह सेजल को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे भी सेजल को बदनाम करने के लिए सभी से कहता था कि सेजल भाग गई है। उसी ने सेजल को न्यूड फोटो वायरल करने धमकी दिलाई होगी, क्योंकि सेजल ने आत्महत्या करने से पहले उसे 3 फ़ोन किए थे, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया था। अगर उसने फ़ोन उठा लिया होता तो शायद सेजल जिंदा होती। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि सेजल की ससुराल वाले सेजल के साथ कैसा भी व्यवहार करते रहे हों, पर इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है। सेजल के साथ यह जो ब्लैकमेलिंग हो रही थी, इसकी उन्हें जानकारी थी, क्योंकि ब्लैकमेलर्स ने सेजल का मॉर्फ किया हुआ फोटो उसके पति को भी भेजा था। उसने वह फोटो अपने घर वालों को दिखाया भी था, पर इसकी जानकारी न तो सेजल को दी थी, न ही उसके घर वालों को। उसने सेजल की आत्महत्या के बाद भी किसी को नहीं बताया था कि उसके पास सेजल का मॉर्फ किया हुआ फोटो आया था। पाकिस्तानी नंबरों की क्या थी हकीकत? जब सेजल के ससुराल वाले बेगुनाह दिखे तो पुलिस ने उन नंबरों के माध्यम से जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिनसे सेजल को मैसेज भेजे जा रहे थे। पता चला कि तीनों नंबर पाकिस्तान के थे। पुलिस को इन नंबरों पर शक हुआ, क्योंकि सेजल ने जिस आईडी पर पैसे भेजे थे वे इंडिया की थीं। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि जिन पाकिस्तानी नंबरों से फ़ोन किया जा रहा था वे वर्चुअली बनाए गए हैं। वे सेजल की मौत के बाद भी मैसेज करके पैसे भेजने के लिए कह रहे थे। इतना ही नहीं, वे पुलिस को भी इस तरह गालियां दे रहे थे जैसे उन्हें पुलिस का ज़रा भी डर न हो। ये पूरा मामला सोशल मीडिया से जुड़ा था, इसलिए सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने इस मामले में थाना पुलिस की मदद के लिए पुलिस की साइबर टीम को भी लगा दिया। इस मामले को डीसीपी हर्षद मेहता खुद हैंडल कर रहे थे। साइबर विभाग ने जब आईपी एड्रेस की जांच की तो सारे नंबरों की लोकेशन बिहार की मिली। इसके बाद गुजरात पुलिस की एक टीम बिहार के जिला जमुई गई। बिहार का ये नक्सली इलाका है। तब भेष बदलकर स्थानीय पुलिस की मदद से सूरत की पुलिस ने 5 मई 2023 को जमुई के केवली गांव से 3 लोगों अभिषेक कुमार, रोशन कुमार और सौरभ राज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे मात्र 10वीं पास हैं। उन्होंने ऑनलाइन सर्च द्वारा फ़ोन हैक करना सीखा और घर से दूर खेतों में या जंगलों में बैठकर लोगों को मॉर्फ की गई न्यूड फोटो भेजकर वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूल करते हैं। वे किसी के फ़ोन में एप्लीकेशन भेजकर ऑफर देते हैं। तमाम कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद मोबाइल एक्सेस दे देता है। इसके बाद उसकी फ़ोटो को मॉर्फ करके न्यूड फोटो भेजकर धमकी देकर पैसे वसूलते हैं। ऐसा ही उन्होंने सेजल के साथ भी किया था। सेजल ने कुछ पैसे भेजे भी थे, लेकिन वे तो लाखों रुपए मांग रहे थे। जब सेजल ने उतने पैसे देने से मना किया तो उस पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने मॉर्फ किया गया उसका न्यूड फोटो उसके पति को ही नहीं
उसके दोस्तों को भी भेज दिया था। पति के पास उसका न्यूड फोटो पहुंच गया है, इस बात की जानकारी सेजल को हो गई थी। ससुराल वाले उसे ऐसे ही बदनाम कर रहे थे। अब उन्हें बदनाम करने के लिए सेजल की न्यूड फोटो भी मिल गई थी। अगर उन्होंने उसकी फोटो वायरल कर दी तो वह और उसके घर वाले समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। सेजल ने पति को यही बताने के लिए कई बार फोन किया था, पर उसने फोन उठाया ही नहीं था। तब इज्जत बचाने के लिए सेजल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के पास से लैपटॉप, प्रिंटर, कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट मशीन और करीब 15,000 आधार कार्ड की फोटोस्टेट कॉपियां जब्त की थीं। ये लोगों को लोन की किस्त भरने के नाम पर फंसाते थे और उनका फ़ोन हैक करके न्यूड फोटो भेजकर धमकाकर पैसा वसूल करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों को स्थानीय अदालत में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर सूरत लाया गया। अभिषेक, रोशन कुमार और सौरभ से पूछताछ में पता चला कि इस मामले में यही 3 लोग शामिल नहीं हैं। रिमांड के दौरान पूछताछ में इनके पाकिस्तान कनेक्शन का पता चला। इनके साथ रेशम कुमार, लकबीर ट्रेडर्स, जूही शेख और शांतनु जोंधले भी यही काम कर रहे थे। इन सभी के नंबर बिहार से गिरफ्तार अभियुक्तों से मिल गए थे। गैंग में शामिल थी 2 महिलाएं। पुलिस को अन्य लोगों की लोकेशन तो नहीं मिली, पर जूही शेख की लोकेशन मिल गई थी। वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्ट्रीट के पांजा सेंटर में रहती थी। उसे गिरफ्तार करने के लिए सूरत पुलिस की एक टीम भेजी गई। इस टीम में 6 सदस्य शामिल थे, जिसमें 2 महिलाएं थीं और 4 पुरुष। इस टीम का नेतृत्व खुद एसीपी बी.एम. चौधरी कर रहे थे। विजयवाड़ा पहुंचकर पुलिस टीम ने लोकेशन तो ट्रेस कर ली, पर यह पता नहीं चल पा रहा था कि जूही रहती किस घर में है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह मुस्लिम बहुल इलाका था। तब सूरत से गए पुलिसकर्मियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से अपने नाम बदलकर मुस्लिमों जैसे कपड़े पहने और किराए का मकान ढूंढने के बहाने जूही की तलाश शुरू की। वे कभी पति पत्नी बनकर लोगों से मकान के बारे में पूछते थे तो कभी भाई बहन बनकर। पुलिस 3 दिनों तक जूही का पता लगाने के लिए भटकती रही। तीसरे दिन जैसे ही जूही की सही लोकेशन मिली, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस जिस समय उसे गिरफ्तार करने पहुंची, वह बाथरूम में घुसकर मोबाइल का डाटा डिलीट कर रही थी। तलाशी में उसके पास 3 मोबाइल फ़ोन, 2 बैंकों की पासबुकें और 72 यूपीआई एड्रेस मिले थे। पता चला कि उसके कुल 7 बैंक अकाउंट थे। उसे भी स्थानीय अदालत में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर सूरत लाया गया। जूही को सूरत लाकर अदालत में पेश किया गया, जहां से पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया गया। फ़ोन तथा ईमेल आईडी की जांच से पता चला कि वह आसानी से कर्ज चुकाने के नाम पर लोगों को ठगती थी और वह यहां से जो पैसे वसूलती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में बैठे अपने आका जुल्फिकार को डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के माध्यम से भेजती थी। डीसीपी हर्षद मेहता ने बताया कि जूही शेख एप्लीकेशन के माध्यम से सेक्सटॉर्शन की बदौलत रोजाना 50 से 60 हज़ार रुपये की ठगी कर रही थी। ये काम वह पिछले 5-6 सालों से कर रही थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी अभियुक्तों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।